Hello everyone. So welcome back to the course of control system. So far we have discussed the Bode plot and the polar plot in frequency domain analysis, and next we will discuss this Nyquist stability criterion. तो जैसा अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, टाइम डोमेन में भी रूट लोकस था हमारे पास कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है, जो रूट होते हैं उससे हम एक्सेस करते हैं कि वो अगर राइट में है तो अनस्टेबल है या फिर लेफ्ट में है तो स्टेबल है। तो रूट लोकस में भी हमें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ज़रूरत नहीं थी, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से हम एक अपना प्लॉट बनाते थे रूट लोकस, और उससे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की स्टेबिलिटी एक्सेस करते थे। ठीक है, सेम यहाँ नेक्विस्ट प्लॉट में भी हम यही करेंगे। हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा, उससे हम अपने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्विस्ट प्लॉट बनाएंगे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से और स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे। यहाँ भी हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करके रूट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले हम ये अपना नेक्विस्ट प्लॉट डिस्कस करें, थोड़ा इसके बारे में मैथमेटिक्स डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन लिस्ट से कुछ नेगेटिव फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन है, तो आपका ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, GS डिवाइड बाई 1 प्लस GS/HS। ठीक है, यही 1 प्लस GS/HS आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ये आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ये आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, तो ओपन लूप अगर 1 प्लस G आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, GH या G है, तो उसमें अगर 1 प्लस GS/HS कर रहे हैं, तो अगर कोई ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास लेट्स से QS है, दैट इज 1 प्लस GS/HS। ठीक है, तो इसके जो पोल्स होंगे वो आपके वही होंगे जो आपके ओपन लूप सिस्टम के पोल हैं, ये आपके वही होंगे जो ओपन लूप सिस्टम के पोल हैं, और इसके जो ज़ीरोज़ होंगे ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, ये जो भी ट्रांसफर फंक्शन बनेगा ये भी एस में डोमेन में रहेगा, इसके जो ज़ीरोज़ होंगे वो आपके क्या होंगे, वो आपके क्लोज लूप सिस्टम के पोल होंगे। ठीक है, सपोज़ हमारे पास कोई जैसे PS/QS होता, कोई ट्रांसफर फंक्शन होता GH जो होता, ठीक है, तो 1 प्लस GH करते अगर आप, तो हो जाता 1 प्लस PS/QS या फिर PS प्लस QS/QS। तो इसका मतलब जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोल था वही 1 प्लस GH का भी पोल है। तो इसके पोल जो है 1 प्लस GH के जो पोल होंगे वो आपके ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के भी पोल होंगे। ठीक है, पोल आर द पोल्स ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसके पोल 1 प्लस GH के पोल। ठीक है, और इसके ज़ीरोज़ जो होंगे, ज़ीरोज़ आप देख रहे हैं, क्योंकि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आप लिखते हैं तो ये 1 प्लस GS/HS नीचे आता है, तो जो भी इसके ज़ीरोज़ होंगे वही आपके क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल हैं। तो इसके जो 1 प्लस GS/HS के जो ज़ीरो होंगे, ज़ीरोज़ आर द पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर रखेंगे। ठीक है, हम इसी को आप बाद में अभी एक्सेस करेंगे। चलिए इसके पहले थोड़ा सा मैथमेटिक्स डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ जो QS होगा हमारा ट्रांसफर फंक्शन 1 प्लस GS/HS, वो S डोमेन में कुछ होगा, लेट्स से इस तरह का कुछ है। ठीक है, S प्लस अल्फ़ा 1 S ऐसे कुछ, S प्लस अल्फ़ा 2, इस तरह से ऐसा कुछ है। नीचे भी इस तरह से डिनोमिनेटर भी कुछ है, S प्लस बीटा 1 S प्लस बीटा 2, इस तरह से कुछ पोल्स जीरो को हैं। ठीक है, तो इसमें S जो है वो हमारा एक कॉम्प्लेक्स, मान लो S जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है S प्लेन में। ठीक है, तो S जो है वो एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें दो वेरिएबल होंगे, सिग्मा प्लस जे ओमेगा इन S प्लेन।
ठीक है। तो एस अगर मान लें कि कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो हमारा क्यू एस जो होगा ये भी एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा विद सम रियल पार्ट u प्लस सम इमेजिनरी पार्ट jv मान लें इन fs प्लेन, इन fs प्लेन, ठीक है, इन fs प्लेन, ठीक है। ये भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, ये भी कॉम्प्लेक्स होगा qs। तो अगर ऐसा है तो हम किसी भी पॉइंट अगर s में, s डोमेन के s के किसी भी पॉइंट के लिए हमारा एक पॉइंट qs में भी होगा, s के किसी भी पॉइंट के लिए जो एनालिटिकल हो, जिस पे हमारा qs एनालिटिकल हो। तो फॉर एनी s इन s plane at which function is analytical, एनालिटिकल क्या होता है? your function will be analytical at every s except the poles। तो जो भी पोल्स हैं उसको छोड़ दीजिए, तो बाकी सारे पॉइंट s पे आपका जो फंक्शन fs होगा वो एनालिटिकल होगा, ठीक है। ये कॉचीज का आगे फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एनी s इन s प्लेन एट विच फंक्शन इज एनालिटिकल देयर विल बी fs इन fs प्लेन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम s अगर अलग अलग पॉइंट लें s के, s प्लेन पे वेरी करें, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक fs भी, fs जो फंक्शन है या qs समझ लीजिए आप, qs ये फंक्शन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग वो qs मिलेगा, हमें qs मिलेगा qs प्लेन पे, ठीक है। अब इसको अच्छे से अगर आप समझना है तो एक मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। और बेसिकली ये हमारा काउचीज का प्रिंसिपल भी है, काउचीज प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। ये हमारा काउचीज प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट भी है। क्या है? सपोज हमने कोई ट्रांसफर फंक्शन था, उसमें s जो है हम वेरी कर रहे हैं, कुछ भी एक रैंडम लूप बना दिया, ठीक है, कुछ भी एक रैंडम सा लूप हमने बना दिया है। और उसमें सपोज हमारा कोई पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, लेट्स से ये f1 है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, इसको f1 मान लेते हैं और इसको बोल देते हैं ये पॉइंट को -2 + j, ठीक है। इसको बोल देते हैं -1.5, इसको बोल देते हैं -2 - j, इसको बोल देते हैं -3, f1 f2 f3 एंड f4। सपोज ये 4 पॉइंट हमारे हैं s प्लेन में, मतलब सिग्मा प्लस j ओमेगा, ये s की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये s की वैल्यूज़। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको fs भी मिलेगा। ये इसका रोटेशन भी बता रहा हूँ मैं, चलो ऐसे। तो इसे इनके कहने का काउचीज प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट के हिसाब से अगर आप किसी पर्टिकुलर पोल को इनक्लोज्ड कर रहे हो, ठीक है, पर्टिकुलर पोल या जो भी है, ये s की वैल्यूज़ है, उसको इनक्लोज कर रहे हो, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टूर से, ठीक है, तो इसको हम मैप कर सकते हैं fs में, जैसा भी आपका फंक्शन गिवन हो उसके हिसाब से, उस फंक्शन गिवन के हिसाब से हम इसका मैपिंग कर सकते हैं fs में, ठीक है। फिर वहाँ पे हम कैसे बताएंगे कि कितने पोल जो हमारे एंक्लोज थे इस गिवन s कॉन्टूर में, वही जो रूल होगा जिसको हमको एसेस करना है, वही काउचीज प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट है। तो वो फंक्शन भी मैं लिख देता हूँ, कौन से फंक्शन से होगा। फंक्शन हमारा समझ लो, हमारा दिया हुआ था fs = s + 1 / s + 2, ठीक है।
तो इस फंक्शन के हिसाब से अगर s की वैल्यू हम इस तरह से वेरी कर रहे हैं तो अलग अलग s के लिए आप fs निकाल लीजिए। सपोज पॉइंट f1 है, ठीक है, ये पॉइंट, तो सपोज हम इसको s1 लिख देते हैं, इससे थोड़ा इजी रहेगा। s1, s2, s3, s4। तो s1 की वजह से एक fs1 मिलेगा, ठीक है, s2 की वजह से एक fs2 मिलेगा, ठीक है। तो s1 क्या है, s1 है आपका मान लीजिए -2 + j, तो s की जगह पे आप -2 + j रखिए, ठीक। s2 आपका है -1.5, -1.5 रख दीजिए s, तो कुछ fs मिल जाएगा, ये करस्पॉन्डिंग fs, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट -2 - j s3, तो आपको कुछ पॉइंट मिल जाएगा f3, ठीक है। और इस तरह से नेक्स्ट s4 रखिए वहाँ पे, तो कुछ एक फंक्शन मिलेगा, दैट विल बी f4, उनको मिला दीजिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ के मैपिंग आपको आपके फंक्शन के fs के उसमें मिल गई। तो मैं अगर लिखूँ सीधे तो हमें इस तरह से कुछ मिलेगा। सपोज इधर कुछ fs1, कुछ fs4, इधर मिलेगा fs2, कुछ इधर मिलेगा fs3। इनके वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी, fs1 आप देखेंगे तो fs1 आपका आएगा 1 + j, fs2 आएगा -1, और fs3 जो है वो आएगा 1 - j, और fs4 जो है वो आएगा 2, ठीक है, जब आप इन सब की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो आपने s1 मतलब आपका ये -2 + j जैसे वहाँ पुट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन होगा वो 1 + j आएगा, तो कुछ यहाँ आएगा, मान लीजिए यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। सबका जो जो पॉइंट मिले fs कर दिया, तो fs1, fs2, fs3, fs4, इसका मतलब अब इसका प्लॉट इस तरह से है। तो अब कॉचीज क्या कहते हैं, कॉचीज कहते हैं कि इस s जो कंटूर आपने बनाया, इसकी मैपिंग आपने इधर की, तो उस कंटूर में अगर कोई कितने नंबर ऑफ पोल या वो आपके इंक्लोज्ड हैं, कितने नंबर ऑफ पोल इंक्लोज्ड हैं, वो कौन बताएगा, वो ये बताएगा किस फॉर्मूले से, जो मैप्ड है आपका वो बताएगा किस फॉर्मूले से, n = p - z फॉर्मूले से, ठीक है। n = p - z, जहाँ p क्या है, जहाँ p है नंबर ऑफ पोल इंक्लोज्ड इन दैट कंटूर, ठीक है, और z क्या है, नंबर ऑफ जीरोज इंक्लोज्ड इन दैट कंटूर, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज इंक्लोज्ड इन दैट कंटूर। n क्या है, n है नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट अराउंड ओरिजिन, नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट अराउंड ओरिजिन, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। इसका हम फ़ायदा उठाएंगे अपने नेक्स्ट के लिए, कैसे उठाएंगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट आपको बता दूं मैं कि अगर ये जैसे एक सर्कल बना और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट क्या होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमारा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और क्लॉकवाइज होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ एक सर्कल मतलब एक लूप बना है और एंटी क्लॉकवाइज उसकी डायरेक्शन है, तो इसका मतलब n = 1, ठीक है। और एक ही लूप होता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है तो n = -1 हो जाता, ठीक है। नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट कैसे डिसाइड करेंगे ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। एक चीज़ तो नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट, और एक ये कॉचीज का ये फॉर्मूला। तो एक बार फिर से ध्यान दे देंगे क्या कह रहे हैं कॉचीज, कि s को अगर हम अलग अलग पॉइंट s लेते हैं, ठीक है, और ठीक है, तो उसको हम मैप कर सकते हैं fs में, जैसा फंक्शन गिवन हो, ठीक है, s के अलग अलग पॉइंट पे सेम fs में मैप कर सकते हैं। ये भी एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आएगा लेकिन fs प्लेन में आएगा, वो s प्लेन में हमने किया और ये fs प्लेन में है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें इन्होंने कहा कि एक फॉर्मूला आपका है n = p - z, जहाँ पे p है नंबर ऑफ पोल इंक्लोज्ड इन दैट कंटूर जो हमने s में बनाया, और z है नंबर ऑफ जीरो इंक्लोज इन दैट कंटूर, ठीक है। ये हमको अगर डिसाइड करना है तो कैसे होगा, n से, n = इसमें जो आपने मैपिंग की इसमें कितने आपके
इनसर्किलमेंट है ओरिजिन के अराउंड, ठीक है, वो बताएगा। तो ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं नेक्विस्ट के लिए हम एक नेक्विस्ट कॉन्टूर अपना तैयार करते हैं। नेक्विस्ट कॉन्टूर तैयार करते हैं, कैसा तैयार करते हैं, हम कहते हैं कि एस प्लेन में हम एक इस तरह का कॉन्टूर तैयार करेंगे। ये इस तरह का एक कॉन्टूर तैयार करेंगे, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 0 माइनस, फिर 0 माइनस 0 प्लस और 0 प्लस से इन्फाइनाइट, और ये। तो ये हमने एस डोमेन में एक कंटूर बनाया। क्यों बनाया, हम क्या कर दिए, अब इस चूँकि पूरा राइट साइड जो है वो ले लिया हमने अपने एस कंटूर में, नेक्विस्ट कंटूर में। तो इसका जब हम मैपिंग करेंगे, इसका जब मैपिंग करेंगे फंक्शन में, जो क्यू एस होगा हमारा 1 प्लस जी एस से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, तो एस वेरी करेंगे, एस हमने ये बना लिया ये कंटूर। तो इसका मैपिंग का मतलब क्या, इसने तो पूरा राइट साइड ले लिया, इसका मतलब इसके मैपिंग में जो ओरिजिन के अराउंड इनसर्किलमेंट होगा वो क्या बताएगा, कितने नंबर ऑफ पोल और कितने नंबर ऑफ जीरोस ये आपके राइट साइड में है, क्योंकि पूरा राइट साइड हमने इंक्लोज कर दिया है इधर, ठीक है, पूरा राइट साइड इंक्लोज कर दिया था। वही कॉचेस का इस्तेमाल किया, कॉचेस ने कुछ इंक्लोज किया था और वही रिफ्लेक्शन मैपिंग में बता रहा था, ओरिजिन के अराउंड इनसर्किलमेंट अगर है वो बताता था कि कितने पोल या जीरो उस पहले वाले जो एस थे उसमें इंक्लोज थे। तो यहाँ हमने क्या किया, हमने कंटूर बनाया नेक्विस्ट की, पूरा राइट साइड इंक्लोज कर दिया। अब इसका जो मैपिंग होगी तो वहाँ पे हम कॉचेस का जो आर्गुमेंट फॉर्मूला था उसका यूज़ कर लेंगे, n इज टू पी माइनस जेड। उससे हमको पता चल जाएगा कि जेड वहाँ हमारे काम का रहेगा। जेड हमारे काम का कैसा रहेगा कि जेड जो होगा वो होगा 1 प्लस जी एस एच एस का जीरोज़, और जो 1 प्लस जी एस एच एस का जीरो होता है वही होता है आपका क्लोज लूप पोल, हमने डिस्कस किया अभी। तो अगर जीरो की वैल्यू, जेड की वैल्यू कुछ है आ गई उस फॉर्मूले से, तो सिस्टम आपका अनस्टेबल है, एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट देखेंगे वहाँ पे बनाएंगे। अब इनकी मतलब क्या है, अब ये जो सेक्शन है, अब मैं बहुत मैथमेटिक्स में नहीं जाऊँगा डिराइव करने में, क्योंकि अगर डिराइव करना चाहें तो हम कर भी सकते हैं। सपोज एक हमारे पास फंक्शन है, लेट्स से 1/s1 प्लस st, चलो इसी को हम मैप करेंगे। इसका हमने एक नेक्विस्ट कंटूर बना लिया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमने कंटूर बनाया है माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी जो s हम वेरी कर रहे हैं, इसकी मैपिंग कैसी होगी, उसकी मैपिंग वैसी होगी जैसे आप 0 से इन्फिनिटी पोलर प्लॉट अपना बना रहे थे, पोलर प्लॉट कर रहे थे ना, ओमेगा 0 से इन्फाइनाइट वेरी कर रहे थे, तो सेम वैसे ही है 0 से इन्फाइनाइट आप, क्योंकि ये 0 से इन्फाइनाइट ये आपका क्या है, जे ओमेगा है। ये जो आप ट्रेवल कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा सिग्मा प्लस जे ओमेगा एस प्लेन, यही होता है। तो ये बेसिकली आप जे ओमेगा पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो ओमेगा 0 से इन्फिनिटी वेरी करना है। इसका मतलब अगर हम इसको मैप करें तो ओमेगा हम 0 से इन्फिनिटी, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ 0 से एस इक्वल टू जो जे ओमेगा है, जे ओमेगा हम 0 से इन्फिनिटी लिखेंगे, वेरी करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वही एफ एस बना देंगे सीधे सीधे। तो वो तो वही आएगा ना जो हम पोलर प्लॉट बना रहे थे, ओमेगा 0 से इन्फिनिटी वेरी कर रहे थे, ठीक है। तो जे इन्फिनिटी से जे 0 से जे इन्फिनिटी वेरी करना है, ठीक है। और ये चीज़ भी सेम है, माइनस इन्फिनिटी से 0 वाला जो सेक्शन है ये भी वही है, आपको जस्ट जो पोलर प्लॉट आप बनाएंगे उसका मिरर इमेज। तो आप चाहे तो लिख लें, तो जो ये पोर्शन है 0 से प्लस से इन्फिनिटी, इसकी मैपिंग कैसे होगी, पोलर प्लॉट, आपको जो पोलर प्लॉट आप बना रहे थे वही बना देना है, ठीक है। और इसी तरह से माइनस इन्फिनिटी टू 0 माइनस मैपिंग, इसकी मैपिंग कैसे होगी, इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज, ठीक है, इसका हो जाएगा मिरर इमेज, ओके। और इसके आगे बाकी जो बचा, ये जो सेक्शन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये जो सेक्शन है इन्फिनिटी प्लस टू इन्फिनिटी माइनस, ये क्या होगा, ये हमारा सेक्शन है
इसमें अगर हम देखें तो ये बेसिकली है क्या, आर ई टू द पावर जे थीटा वेयर आर टेंस टू इन्फाइनाइट। एक इन्फाइनाइट रेडियस ले लिया, ठीक है, एक इसका कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा ई टू द पावर जे थीटा। तो अगर इसका मैपिंग आपको करना है तो आप सीधे एस इज इक्वल टू आर ई टू द पावर जे थीटा रख दीजिए। तो आप रख के देखेंगे यहाँ पे, इसको रख के देखेंगे, फिर आर को इन्फाइनाइट करेंगे तो सीधे मालूम चलेगा कि ये जीरो हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाना है ज़ीरो और आपका जो एंगल है वो कंप्लीट कुछ थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप मैप करेंगे तो वो बेसिकली ज़ीरो ही आएगा। और ये जो मैपिंग होगी 0 - 2 0 प्लस, ये जो सेक्शन है इसकी मैपिंग जब आप करेंगे एफएस इसकी मैपिंग करेंगे तो ये क्या होगा, इसको आप चाहे तो इसकी वैल्यू है यहाँ पे कुछ लेट से एप्सिलॉन ई टू द पावर जे थीटा, जहाँ एप्सिलॉन हमारा है टेंस टू 0 में, ये इसकी वैल्यू है। तो एक बहुत स्मॉल रेडियस का हमने, यहाँ पे क्यों हम सीधे भी जा सकते थे अगर टाइप 0 सिस्टम होता, बट कुछ टाइप है, टाइप 1 टाइप 2, मतलब क्या है कि आपके पास एक पोल है ओरिजिन पे, ठीक है, तो हमारी सिंगुलरिटीज़ हो गई, तो हम अगर उसको इंक्लूड कर लेंगे एनालिटिकल नहीं होगा। पोल को मैंने बोला था फंक्शन आपका एनालिटिकल होगा पोल्स को छोड़ के बाकी हर पॉइंट पे, तो अगर ओरिजिन पे पोल रहेगा तो उसको आपने स्किप कर दिया, ठीक है। तो ये जो कंटूर बनाया हमने मान लिया कि बहुत छोटा सा रेडियस लिया और ई टू द पावर जे थीटा लिख लिया, ठीक है। तो ये छोटा रेडियस मतलब एप्सिलॉन टेंस टू 0 कर दिया, ठीक है। तो इसको एप्सिलॉन ई टू द पावर जे थीटा आप एस में रखेंगे, ठीक है, और एप्सिलॉन को टेंस टू 0 करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड होगा इन्फाइनाइट, ऑब्वियस सी बात है, 0 रखेंगे एप्सिलॉन तो 1/इन्फाइनाइट मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और एंगल जो आएगा, एंगल हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है। अभी यहाँ पे वो थीटा ही रहेगा और जैसे जैसे आप टाइप बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से नंबर ऑफ टाइप के हिसाब से एन थीटा होता चला जाएगा। तो इसका मतलब 0 से इसमें आपको क्या करना है, एक कंप्लीट सर्किल बनाना है, ठीक है। अगर टाइप 1 सिस्टम है तो क्या करना है आपको, टाइप 1 सिस्टम है तो क्या करना है, तो आपको -π/2 एक सेमी सर्किल बनाना है 180 डिग्री का, ठीक है। और वहीं अगर टाइप 2 सिस्टम होगा तो पूरा एक कंप्लीट 360 डिग्री का, मतलब 180 to 180, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 0 से 0 प्लस का मैपिंग कैसा होगा, आपको एक पहले तो सेमी सर्किल बना देना है अगर टाइप 1 सिस्टम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे आप एप्सिलॉन ई टू द पावर जे थीटा और इसका अगर एंगल निकालेंगे एस की जगह पे रखेंगे तो इसका तो एंगल सीधे सीधे हो जाएगा, ई टू द पावर जे थीटा है तो सीधे सीधे इसका एंगल तो थीटा हो जाएगा इस वाले का। और 1 + ST, एस को आप फिर से वहाँ भी रखेंगे ई टू द पावर जे थीटा, तो इस तरह से आपका टाइप 1 के लिए तो एंगल आ जाएगा थीटा 90 π/2 से π/2 तो वेरी करेंगे, मतलब एक आपको सेमी सर्किल बनाना है 180 डिग्री का। और टाइप 2 सिस्टम है तो कंप्लीट 360 डिग्री का एक क्लॉकवाइज रोटेशन कर देना है 0 - से लेके 0 प्लस तक कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपको मैं बता दिया कि मैपिंग कैसे करनी है। ये हमने कंटूर बनाया, कंटूर बनाने का हमारा मकसद क्या था ये आपको पता होना चाहिए। हमने कंटूर में पूरा राइट साइड कवर कर लिया ताकि जो भी राइट साइड में पोल 0 हो वो रिफ्लेक्ट हो जाए हमारे मैपिंग में। मैपिंग में कैसे रिफ्लेक्ट होंगे, मैपिंग में आपका फंक्शन क्या है 1 + GH QS जो है, तो 1 + GH का जो फंक्शन है अब उसमें क्या होगा, अब उसमें ओरिजिन के अक्रॉस जितने नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट होंगे, ठीक है, वो बताएंगे कि हमारा कितना पोल राइट हैंड में है, ठीक है। तो अगर हम इसको ही ये जो हम मैपिंग 1 + GSHS कर रहे हैं तो उसको अगर मैं GH की मैपिंग कर लूँ, GSHS की मैपिंग कर लूँ, ठीक है, GSHS की अगर मैपिंग कर लूँ, जो S हम वेरी कर रहे हैं उसको GSHS में करें तो हम इसमें क्या देखेंगे, हम इसमें यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला मिलेगा N = P - Z, ठीक है,
यहाँ पे जो फॉर्मूला मिलेगा n इजकल टू पी माइनस जेड, वहाँ n क्या होगा, वहाँ n हो जाएगा नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट अराउंड 1 प्लस जी एच का कर रहे थे तो नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट अराउंड ओरिजिन आ रहा था, ठीक है, कॉचीज के हिसाब से। लेकिन यहाँ अगर मैं उसी को जी एच का कर लूँ तो शिफ्ट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट अराउंड -1 प्लस J0, नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट अराउंड -1 प्लस J0। और P क्या रहेगा आपका, P होगा नंबर ऑफ पोल ऑन राइट साइड। तो नंबर ऑफ पोल ऑफ GSHS करिए आप, चाहे 1 प्लस GSHS करिए, बात एक ही है। Z क्या है, नंबर ऑफ जीरोज ऑन राइट साइड, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज ऑन राइट साइड। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब तो अब हमको क्या करना है, अब हमको GH प्लेन में ही, 1 प्लस GH प्लेन में नहीं, GH प्लेन में ही मैप कर देंगे उस जो कंटूर हमने बनाया नेक्विस्ट कंटूर को, और वहाँ पे इस फॉर्मूले से एक्सेस करेंगे कि -1 प्लस J0 जो पॉइंट है इसको कितने इनसर्किलमेंट मिल रहे हैं, और जो इनसर्किलमेंट होंगे वो क्या होंगे, P माइनस जेड। P मतलब नंबर ऑफ पोल ऑन राइट साइड, जो भी ओपन लूप सिस्टम का दिया होगा पोल 0, उसमें से कितने पोल राइट साइड में है और या कितने 0 राइट साइड में हैं। इसमें अगर मैं क्वेश्चन आपको करवाऊँ एग्जांपल, लेट्स से अच्छा, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। सपोज एक क्वेश्चन हमारे पास है कि फॉर मिनिमम फेज सिस्टम अ क्लोज लूप सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल इफ n के लिए कमेंट करना है। तो फॉर मिनिमम फेज सिस्टम अ क्लोज लूप सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल, तो मिनिमम फेज है तो इसका मतलब राइट साइड में कोई है नहीं पोल 0, पहली बात तो, ठीक है। तो जैसे ही मिनिमम फेज सिस्टम बोला तो ओपन लूप पोल में ओपन लूप जो सिस्टम है उसमें कोई राइट साइड में मतलब P और Z दोनों 0 हो गए, तो इसका मतलब n नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट जो मिलेगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0 सीधे। तो कंपटीशन में ऐसे एक लाइन के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये बोल रहे एन ओपन लूप सिस्टम इज स्टेबल देन द क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल इफ। ओपन लूप सिस्टम स्टेबल है तो क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल होगा कब, ओपन लूप सिस्टम स्टेबल है इसका मतलब कि आपके कोई भी पोल 0 राइट में नहीं थे, तो P0 जब राइट में नहीं है तो n इज इक्वल टू 0 होगा, तभी सिस्टम स्टेबल होगा। ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करना है तभी करेगा। अच्छा, अब ये है कि एन ओपन लूप सिस्टम इज अनस्टेबल ड्यू टू 2 ओपन लूप पोल लाइंग ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है, देन द क्लोज लूप सिस्टम विल बी स्टेबल इफ। तो बोल रहा है कि ओपन लूप सिस्टम स्टेबल है और 2 पोल उसके अनस्टेबल है, 2 पोल राइट साइड में है, इसका मतलब P की वैल्यू हो गई 2। तो क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल होने के लिए n कितना होना चाहिए, ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको। इफ ओपन लूप सिस्टम इज अनस्टेबल विद 2 पोल ऑन RHS देन क्लोज लूप system will be stable if n is equal to, ये आपको लिखना है। ओपन लूप सिस्टम अनस्टेबल है, 2 पोल उसके राइट में है, इस तरह से अनस्टेबल है, तो क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल होने के लिए n की वैल्यू क्या होगी। तो इस फॉर्मूले से देखेंगे कि ओपन लूप सिस्टम अनस्टेबल है, 2 पोल राइट में, इसका मतलब P की वैल्यू 2 है। यहाँ P का डिफरेंस ये दे रहे हैं नंबर ऑफ पोल ऑन राइट साइड, तो P की वैल्यू 2 है। तो क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल होने के लिए हमको क्या चाहिए, Z इज इक्वल टू 0 चाहिए, क्योंकि 1 प्लस GH का Z जो है वही क्लोज लूप सिस्टम का पोल है, ठीक है। Z हमको 0 चाहिए। आप कहेंगे सर ये तो GH लिखा है आपने, 1 प्लस GH नहीं लिखा है ये 1 प्लस GH के हिसाब से। अब हम क्या कर रहे हैं, SS अलग कर रहे हैं, शिफ्ट हो जाएगा, 1 प्लस GH का बना दिया 1 प्लस GH प्लेन में,
उसको अगर GH प्लेन में कन्वर्ट करते हैं तो जो हम ओरिजिन के अराउंड इनसर्कलमेंट देख रहे थे उसके बजाय हम -1 + J0 के अराउंड इनसर्कलमेंट देख रहे हैं। बाकी डेफिनेशन इनकी सेम है। ये Z जो है वो 1 + GH का 0 है, या फिर कह लीजिए कि क्लोज लूप सिस्टम का पोल है। ओके, तो P अगर 2 था और Z होना है 0, Z होना है 0, तो N की वैल्यू क्या होनी चाहिए? N की वैल्यू भी हमारी 2 होनी चाहिए, तभी हमारा Z हो जाएगा 0। और जब Z 0 होगा तभी क्लोज लूप सिस्टम आपका स्टेबल होगा। ठीक है, Z क्यों 0 होगा? क्योंकि जो जीरोज हैं यहाँ 1 + GH के, वही क्लोज लूप सिस्टम के पोल है, वो हमने सबसे पहले डिस्कस किया है। ओके, तो ये चीज़ें आप क्लियर रखेंगे। अब मैं कोई एग्जांपल कोई छोटा सा कराता हूँ। चलो, ये टिपिकल एग्जांपल जो हम कर रहे थे अभी तक सारे क्वेश्चंस में, वही करते हैं। GH दिया हुआ है हमको, K / S, S + A, S + B, इसके बारे में हमको पता भी है, हर बार कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका हमको बनाना है, तो नेक्विस्ट कॉन्टूर आपका वही रहेगा, क्योंकि टाइप 1 सिस्टम है। आपने नेक्विस्ट कॉन्टूर अगर बनाएंगे तो आपका नेक्विस्ट कॉन्टूर ऐसा ही रहेगा कि ये हमारा चल रहा है इस तरह से, और आपने इसको मैप करना है इन्फिनिटी 0 - 0 + इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप इसको अगर मैप करने जाएंगे GH प्लेन में तो क्या बनेगा आपका? आप इसको मैप करने जाएंगे 0 से इनफाइनाइट। 0 से इनफाइनाइट पे तो हमको पोलर प्लॉट बनाना है। ठीक है, तो 0 से इनफाइनाइट का जो सेक्शन है, ये सेक्शन, इसको अगर मैप करेंगे, इसका मैपिंग क्या है? पोलर प्लॉट। तो पोलर प्लॉट इसका हम तो जानते थे भाई, टाइप 1 सिस्टम है, ऑर्डर 3 है। टाइप 1 यहाँ शुरू होता था, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 यहाँ से शुरू होता था, ऑर्डर 3, ऑर्डर 1 यहाँ खत्म, ऑर्डर 2 यहाँ खत्म, ऑर्डर 3 यहाँ। तो इसका मतलब ये यहाँ से शुरू होके इस तरह से ख़त्म होने वाला था। तो ये हमारा हो गया 0 प्लस, और ये यहाँ पे इनफाइनाइट प्लस मैप हो गया। अब ये पोर्शन जो है -इनफाइनाइट से 0 वाला, ये कैसे होना था? इसका मैपिंग क्या होनी थी? इसकी मैपिंग होनी थी पोलर प्लॉट का मिरर इमेज। ठीक है, तो इसका आप मिरर इमेज बना लीजिए। मिरर इमेज बनाएंगे तो आपको इस टाइप का मिल जाएगा। तो ये आपका इन्फिनिटी माइनस से 0 माइनस की भी मैपिंग हो गई। डिस्कस किया था हमने किसकी मैपिंग कैसे होगी। अब ये जो कंप्लीट है इसका तो 0 होगा फाइनली, इन माइनस इन्फिनिटी तो 0 पे ही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो छोटा वाला सेक्शन था, इसकी वैल्यू से एप्सिलॉन e⁻j∅, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। इसकी मैपिंग क्या थी? इसकी मैपिंग थी, अगर टाइप 1 सिस्टम है तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, टाइप 2 सिस्टम है तो 360 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, टाइप 3 होगा तो उसके हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे टाइप के हिसाब से। तो आप सीधे यहाँ से लेके 0 - से 0 प्लस एक इनफाइनाइट रेडियस का क्लॉकवाइज रोटेशन कर लिया आपने। अच्छा, इसकी भी डायरेक्शन दीजिए। आपने 0 से इन्फिनिटी शुरू किया तो ये मतलब ये डायरेक्शन थी। ठीक है, और फिर इसकी डायरेक्शन आपकी इस तरह से थी, मिरर इमेज है। ठीक है, तो अब ये आपका नेक्विस्ट प्लॉट बन गया इस तरह का। इस तरह से आपको नेक्विस्ट प्लॉट बनाना है, सीधे मैपिंग करनी है। तो बेसिकली जो भी रहेगा उसका जो पोलर बनाते थे पोलर बनाएंगे, और पोलर का मिरर इमेज बना देंगे, वो दूसरा सेक्शन हो जाएगा। और 0 - से 0 प्लस अगर टाइप 0 सिस्टम है तब तो कुछ नहीं। अगर यहाँ पे S नहीं होता, टाइप 0 सिस्टम होता कभी, तो हमेशा 0 - से 0 प्लस को एज इट इज़ छोड़ देंगे। ये क्लोज लूप बनाने की ज़रूरत नहीं है। टाइप अगर बढ़ेगा, टाइप 1 रहा तो एक 180 का सेमी सर्किल, टाइप 2 रहा तो पूरा कंप्लीट सर्किल, टाइप 3 रहा तो आगे बढ़ते जाएंगे 2 राउंड। अच्छा, अब इसको एक्सेस कैसे करना है? एक्सेस को ऐसे करना है कि सपोज ये पॉइंट कोई हमारा आया K, सपोज ये पॉइंट आया K। ठीक है, अब आपको पता है ओपन लूप सिस्टम में आपके कोई भी पोल और कोई भी जीरो राइट में नहीं था। मान लो सब लेफ्ट में था, गिवन है, इसको कुछ नंबर दिया होता तो बता देते। अभी ए बी की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, तो उधर हो सकता है राइट में। अगर पॉजिटिव है ए और बी दोनों, तो इसका मतलब कि सब कुछ लेफ्ट में ही था। तो उसके हिसाब से आपका n जो है वो कितना आना चाहिए? n जो है वो 0 आना चाहिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है n = p - z। और p आपको पता है कि भाई सिस्टम में देख के, मान लो a और b, a एंड b > 0 अगर हैं, तो आपको सीधे देख के पता चल रहा है कि भाई कोई भी पोल हमारा
राइट में नहीं है, तो P तो 0 था, ठीक है। अब 1 प्लस GSHS का जो Z है वो क्लोज लूप का पोल होता है, तो जो Z का हमको पता नहीं वही हमको पता करना होता है। अगर Z हमारा 0 आ गया, मतलब कोई भी पोल क्लोज लूप का पोल राइट में नहीं है, तो सिस्टम स्टेबल है। तो अब हम क्या चेक कर रहे हैं, इनसर्किलमेंट। तो इनसर्किलमेंट भी किसके अराउंड देखना होता है, GH प्लेन में अगर बना रहे हैं तो इसको GH प्लेन में बना रहे हैं तो इनसर्किलमेंट देखना है -1 प्लस J0 के अराउंड। तो अब हमारे कंडीशंस आएंगी, अगर इफ़ K इज़ ग्रेटर देन 1, K इज़ ग्रेटर देन 1, तो -1 प्लस J0 इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। और कितने इनसर्किलमेंट हो जाएंगे, एक इनसर्किलमेंट ये हो जाएगा और एक इनसर्किलमेंट ये हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, दोनों क्लॉकवाइज हैं, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा -2। n इज इक्वल टू -2 अगर हो गया तो z इज इक्वल टू हो जाएगा, z इज इक्वल टू हो जाएगा 2, क्योंकि p तो 0 है, वो तो ओपन लूप सिस्टम में दिख रहा है। तो ये सिस्टम हो जाएगा आपका अनस्टेबल, ओके, सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल। और अगर k इज लेस देन 1 तो आपका 1 बाहर आ जाएगा, -1 प्लस J0। तो इसके अराउंड कोई भी इनसर्किलमेंट नहीं है, इनसर्किलमेंट नहीं है, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 0। p ऑलरेडी 0 है, n भी 0 हो गया, तो योर z विल ऑल्सो भी 0। जिस z इज इक्वल टू 0 मीन्स देर इज नो क्लोज लूप पोल ऑन राइट हैंड साइड, और आपका सिस्टम जो है वो हो जाएगा स्टेबल। क्लियर है? तो इस तरह से हमें इनको एसेस करना है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्विस्ट क्राइटेरिया का तरीका होगा स्टेबिलिटी एसेस करने का। तो पहले क्या होगा, ये कंटूर का मतलब समझ गए, कंटूर हमने पूरा राइट साइड ले लिया, वो कॉचेस का आर्गुमेंट फॉर्मूला यूज़ किया, और उससे फिर हम देख रहे हैं कि कैसे हमको अपना नेक्विस्ट बनाना है। नेक्विस्ट हमने बनाया, ठीक है। अब उसके बाद उसका उनके हिसाब से, कॉचेस के हिसाब से n इज इक्वल टू P माइनस Z होना चाहिए। हमारे हिसाब से P क्या है, P है ओपन लूप पोल कह लीजिए, या फिर 1 प्लस GH का पोल कह लीजिए। Z क्या है, वो क्लोज लूप पोल्स है, या फिर 1 प्लस GH का जीरोज हैं, ठीक है। तो P तो हम ओपन लूप पोल ट्रांसफर फंक्शन देख के बता सकते हैं कि राइट में है कि नहीं, कितने हैं। तो अगर होंगे तो P की कुछ वैल्यू होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। Z पे हमें कमेंट करना है फाइनली, क्योंकि Z हमको 0 चाहिए, तभी हम बोलेंगे सिस्टम स्टेबल है। Z मतलब क्लोज लूप का पोल। तो फिर हम क्या देखते हैं, जो हमारा पोलर प्लॉट बना उसमें नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट कितने हैं, -1 प्लस J0 पॉइंट के अराउंड, ठीक है। तो वो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और P की वैल्यू यहाँ से देख के पता चल जाएगी। अब उसके बाद कैलकुलेशन के बाद Z अगर 0 आता है तो सिस्टम स्टेबल है, Z 0 नहीं आता है तो सिस्टम अनस्टेबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आगे हम और भी कुछ पोलर प्लॉट्स बनाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे नॉन मिनिमम फेज सिस्टम के लिए, वहाँ हमको कैसे प्लॉट करना है, ठीक है। नॉन मिनिमम फेज में हमें कुछ 0 माइनस 0 प्लस पे अलग एक एंगल निकालने का फॉर्मूला, एक टिपिकल फॉर्मूला है, वो डिस्कस करेंगे। फिर नॉन मिनिमम फेज सिस्टम के भी हम इसी तरह से बना के आगे डिस्कस कर सकते हैं उनके स्टेबिलिटी, ओके। बाकी नेक्स्ट में, थैंक यू।